हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। दोस्तों, मैंने आपको इस मैथ के क्वेश्चन दिखाए थे दो फेर। हमारा कोड था 822HI। तो मेरे पास कमेंट आए कि इसका सॉल्यूशन दे दो, पूरा सॉल्यूशन दे दो। तो मैंने इसके सॉल्यूशन पर वीडियो बना दी है, आप देख लो। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैंने क्या किया, इसके क्या कर लिया, हमने फैक्टर कर लिया। फैक्टर करके क्या आया हमारा, देख लीजिए। 144 का फैक्टर करके क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 की पावर कितनी हो गई 4 और 3 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई। मैंने इसका क्या किया, घातों का योग कर दिया। तो कितना आ गया 6 आ गया। तो ऑप्शन क्या था इसका, ऑप्शन 4 था। ठीक है ये। अब इसके बाद द्विघात समीकरण x² माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। तो दोस्तों आपको पता होगा, देखें यहाँ पर x² माइनस 4 बराबर 0। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे x का, तो क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था, इसका ऑप्शन था 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी। दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। क्या करते हैं कि 5 पर निशान लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 5 है। पर ये पूछ रहा है y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी कैसे मापेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए बिंदु दे रखा है हमें -3,5। तो मैंने क्या किया, -3 x की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर ये -3 ये रहा। फिर ये पॉजिटिव की साइड में जाएंगे तो y अक्ष के ऊपर को जाएंगे, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर आ गया। तो जो हमारा बिंदु आया वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब हमें क्या देखना है, y अक्ष से दूरी देखनी। तो y अक्ष ये रहा, इससे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी। तो जितनी यहाँ से यहाँ तक की है यानी कि -3। तो इसका ऑप्शन क्या है, -3। तो ऑप्शन देखते हैं हम क्या है इसमें। ये दे रखा है 1, -3 है इसका आंसर। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। ABC त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो एंगल B की माप होगी। तो B की माप कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। दोस्तों देखिए मैंने लिख लिया, AC बड़ी भुजा है यानी कि 12 दे रखी है हमें। तो AC का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय से देखूंगा कि अगर हमारा स्क्वायर इन दो भुजाओं का स्क्वायर AB का और BC का स्क्वायर करके जोड़ दे, अगर 144 आ जाए तो ये पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो जाएगी। और अगर पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो जाएगी तो ये एंगल कितना आ जाएगा, B 90 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। AC का स्क्वायर बराबर मैंने क्या लिखा, AB का स्क्वायर ये रहा और BC का स्क्वायर ये रहा। तो ये देखो जोड़ के कितना आ गया, 144 आ गया। तो एंगल B कितना हो गया, 90 हो गया। तो इसका ऑप्शन था हमारा ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखते हैं हम, इससे अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें। इसमें हमें क्या बताना था, अवनमन कोण बताने थे। तो जो उन्नयन कोण है ये वही क्या हो जाएंगे, अवनमन कोण हो जाएंगे, यानी कि इसका C है। अब ये देखते हैं हम क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है, बंटन का बहुलक वर्ग। बंटन का बहुलक वर्ग कैसे फाइंड करते हैं, हमें देखना है बारंबारता सबसे ज़्यादा कहाँ पे दे रखी है। तो बारंबारता ये दे रखी है 8। तो जो ये 8 दे रखी है सबसे ज़्यादा, इसके सामने वाला ही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा, यानी कि 3 3 से 5, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुलक का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। इसमें L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग ये होता है। ये इसका आंसर आ गया। अगर हमसे पूछता कि बहुलक भी ज्ञात करना तो हम कैसे करते, मैंने लिख रखा है, ये देखो कैसे कैसे ज्ञात कर रखा है मैंने। बहुलक बराबर हमने L की वैल्यू लिख दी, F1 की लिख दी, F0 की, F2 की और H की वैल्यू रख दी और सोल्व कर दिया। तो बहुलक भी हमारा ये आ गया। पर इसमें क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ रखा था बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग ये रहा। ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट दे रखे हैं हमें, देखिए। सभी खंड कीजिए के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x +
के माइनस वन इंटू वाई बराबर 2k+1 का कोई हल नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो देखिए दोस्तों, एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है। तो मैंने ये इक्वेशन मान ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दोस्तों समांतर की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये होती है समांतर की कंडीशन। तो मैंने क्या किया, a1 की जगह पे क्या है हमारा 3 है और a2 की जगह पे क्या है हमारा 2k-1 है, ये लिख दिया बराबर b1 का गुणांक क्या है यहाँ पर, देखिए b1 का y का गुणांक 1 और यहाँ पर देखिए y का गुणांक k-1 है। इसको सोल्व कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया 3k-3 बराबर इसकी इधर मल्टीप्लाई की तो 2k-1। अब क्या किया मैंने 3k इधर ही रखा और ये प्लस का 2k इधर आकर माइनस का 2k हो गया और ये -1 ऐसा कैसा ही और ये इधर आकर प्लस का हो गया। तो -1 और +3 यानी कि +2 और 3k में से 2k घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पर हमें दे रखा था ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है तथा एंगल 57 डिग्री और एंगल ए हमें कितना दे रखा है 57 और एंगल ई कितना दे रखा है 75 डिग्री। तो एंगल सी ज्ञात करना था। तो कैसे करेंगे देखते हैं हम इसको भी। मैंने दो त्रिभुज बना लिए, एक तो ABC और एक DEF। इसमें हमें क्या दे रखा है, एंगल ए दे रखा है हमें 57 डिग्री और ई दे रखा है हमें 75 डिग्री। तो हमें पता है अगर दो त्रिभुज क्या है समरूप है, अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण यानी कि जैसे यहाँ पर ये ए कोण दे दिया और यहाँ पर ये डी, ये इसका संगत हो जाएगा, बी ई का संगत हो जाएगा, सी एफ का संगत हो जाएगा। तो अब देखिए एंगल ए बराबर एंगल डी के हो जाएगा और ये हमें कितना दे रखा है 57 डिग्री दे रखा है ए, तो डी भी कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब बी हमें कितना दे रखा है, जितना ई है, ई हमें कितना दे रखा है 75, तो ये 75 हो जाएगा। अब सी तो हमें फाइंड करना है, तो सी हमें पता नहीं, ना ही हमें एफ पता। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है, ये सबको पता है। अब एंगल ए की वैल्यू पता है हमें 57, एंगल बी की पता है 75, एंगल सी फाइंड करना है बराबर 180। ये मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ये 132 डिग्री आ गया प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल सी बराबर कितना हो गया 180 माइनस 132, यानी कि एंगल सी कितना आ गया 48 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था, कोस 15 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री हमें बराबर प्रूफ करना था 1 के। तो इसको भी देखते हैं हम। मैंने ये लिख लिया और लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, ये आ गई। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, कोस 90 माइनस 75 कर दिया। ठीक है, हमें पता है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब मैंने इसको भी ऐसे लिख दिया, कोस 90 माइनस 15 डिग्री कर दिया। अब कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए यहाँ पर वर्ग 35 से 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। ये देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह पहले समझ लो कि वर्ग चिन्ह होता क्या है। वर्ग चिन्ह 35-55 का वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2। अब इसकी निम्न सीमा क्या है 35 है, उच्च सीमा क्या है 55 है, अपॉन 2 कर दिया 90/2 आ गया, यानी कि 45 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इससे आगे हमारे क्वेश्चन आ गया तीसरा, इसमें हमें क्या करना है, सभी खंड कीजिए। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 तथा 1032 का में से ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से मैंने इसका में से निकाल लिया।
पहले ये देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहती है, हमें क्या करना है। हमें यूक्लिड एल्गोरिथम ने बताया था a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है यहाँ पर भाज्य, बी क्या है भाजक, क्यू क्या है भागफल, आर क्या है शेषफल। ठीक है, अब ए क्या है हमारा जो बड़ा होगा, यानी कि इसमें क्या है बड़ा, 1032 बड़ा है। बी क्या है हमारा 272, इसमें छोटा है। ठीक है, हमें ऐसे ये कंडीशन लेके चलते हैं। तो 1032 को हम भाग दे देंगे 272 से, मैंने यहाँ पे दिया, ये 3 बार कटा तो कितना आ गया, देखें यहाँ पर 272 इंटू 3 और प्लस शेषफल क्या बच गया 216। अब इसके बाद हमें शेषफल यहाँ पर 0 बनाना है, जब तक 0 नहीं बनेगा तब तक चलते जाएंगे। अब देखिए क्या करूँगा मैं, इस बार हम जो हमारा यहाँ पर क्या था भाजक था, इसको हम क्या मान लेंगे भाज्य मान लेंगे, और जो शेषफल आया उसको क्या मान लेंगे हम भाजक मान लेंगे। तो अब देखिए ए की वैल्यू क्या हो गई 272 और बी की वैल्यू क्या हो गई 216। अब ऐसे यहाँ पर भाग दिया, एक बार पहाड़ा चलाया तो ये आ गया। इसके बाद जब हम 216 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 56 शेषफल बच जाएगा। अब हम 56 को बी मानेंगे और 216 को ए मानेंगे, ऐसे चलते जाएंगे। देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 बार चला तो क्या आ गया, देख लीजिए आप, 56 बराबर 48 इंटू 1 प्लस 8 शेषफल बचा। इसके बाद हमने क्या किया, इसको ए माना इसको बी माना, ये बड़ा था इसको बड़ा दिखाया, इससे इसको डिवाइड किया तो कितनी बार चल गया 6 बार, पूरा का पूरा कट गया तो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो बस जहाँ भी ये 0 आ जाए तो फिर जो ये ए होगा ना, जो हम भाज्य मान के चले थे, वही हमारा क्या हो जाएगा में से हो जाएगा। ठीक है, ये था यूक्लिड विभाजन थ्योरम एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 2x² माइनस के इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, मैंने इसको क्या किया 2x² माइनस के की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, x आ गया और माइनस माइनस प्लस के बराबर 0 इक्वेशन 1 मान ली। अब मानक द्विघात समीकरण में बदल दिया इसको मैंने, ये होती है हमारी मानक द्विघात समीकरण। इसके साथ मैंने तुलना करवा दी, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, बी की वैल्यू माइनस के, सी की वैल्यू प्लस के। तो विविध कर बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब तो विविध कर की कुछ कंडीशन होती है, वो क्या है, अगर d बड़ा है 0 से तब मूल वास्तविक वे असमान होंगे, अगर d बराबर है 0 के तब मूल वास्तविक वे समान होंगे। तो हमें इसमें क्या बोल रखा है, हमें बता रखा था मूल बराबर हो गए यानी कि समान हो गए। तो हमें कौन सी कंडीशन लेके चलनी है, d बराबर 0 के लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, d बराबर 0 पर मूल समान हो गए। तो b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b² की वैल्यू यानी कि b की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, k दे रखी है माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 ये रहा। a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2 दे रखी है, और c की वैल्यू k बराबर 0, माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, और ये 8k बराबर 0, k कॉमन ले लिया मैंने तो क्या आ गया k माइनस 8 बराबर 0। एक बार मैंने k को 0 रखा तो k की वैल्यू 0, एक बार मैंने k माइनस 8 को 0 रखा तो k की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, देखें यहाँ पर, अतः k बराबर 0,8 दिए गए समीकरण के मूल बराबर है। ठीक है, तो इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a 5,-1 और b -3,-2 तथा c -1,8, तो हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं, हमें कोई बिंदु दे रखा है A 5 और -1 और B ये दे रखा है और C ये दे रखा है, मैंने एक त्रिभुज बना लिया इसका। तो हमें क्या बताना है, माध्यिका बतानी है A से जाने वाली रेखा की। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, B और C के बीच का एक मध्य बिंदु मान लूँगा, मैंने मान लिया x, y है। तो अब इसके हम क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमें दो बिंदु दे रखे हैं, ये इनकी सहायता से निकाल लेंगे। अब देखिए D के निर्देशांक x, y बराबर x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा, -3 -1 अपॉन 2, -2 प्लस 8 अपॉन 2। तो हमारे जो x और y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -2 और 3 आ गई।
तो हमारे ये पता चल गया एक्स और वाई की वैल्यू। अब मैंने क्या किया, वाई से एक रेखा खींच दी, इसको क्या बोलते हैं हम, माध्यिका, यानी कि इसकी लंबाई ज्ञात करनी है अब हमें, ए और ए डी की लंबाई। तो ए डी की लंबाई कैसे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, आ जाएगी, कुछ भी नहीं है। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की लंबाई ए डी बराबर, ये फॉर्मूला होता है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो हमारा ये आ गया √65। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2-3 का, मान ज्ञात कीजिए 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, मैंने इसका वैल्यू रखी 1/2 होती है कोस 60 की, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 ऐसा कैसा ही इंटू सेक 30 डिग्री, जो कोस 30 डिग्री होता है उसका उल्टा, यानी कि कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो सेक 30 की क्या हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर, माइनस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, कोस 90 की वैल्यू 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, 5 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 ऐसा का ऐसा ही। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1, इसको मैंने सोल्व कर लिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया 67/3। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही मेहनत से सोल्व किया है मैंने ये। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है ये, हर बार पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं, अगर मैं ये दिखा दूँ कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या बचेगा, जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या ही होगी, तो हम इसको क्या दिखा देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, P/Q की फॉर्म में मिलती है, जहाँ पे क्या होता है P और Q सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है 3, जैसे दे रखा है 5/3 दे दिया मैंने, ठीक है, तो ये 5/3 एक दूसरे से कटेंगे नहीं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे 10/4, ये क्या हो जाएगा, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कट जाएगी 5 और ये आ जाएगा 2, ये कट जाएगी, ये कटेगी नहीं, यानी कि अगर हम इनका में से निकालें दोनों का तो 1 आएगा, और अगर हम इनका में से निकालें तो वो 2 भी आएगा और 1 भी आएगा। ठीक है, तो हमें सहअभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसका में से 1 ही आए बस। तो चलिए देखते हैं, दोनों ओर का वर्ग कर दिया तो ये क्या आ गया, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये P² आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आ जाएगा Q² बराबर, ये आ जाएगा P²/2। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 2 आ गया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, P² 2 से विभाज्य है। और हमने अभी क्या माना था कि ये कटते नहीं, कभी ये कटते नहीं, अगर हमें परिमेय संख्या दे के रखता है तो वह कटती नहीं किसी से भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब P² 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा, ये तो साफ साफ लिखा है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर इससे आगे चलते हैं, माना P बराबर 2R है। 2R ही क्यों लिया हमने 2R, क्योंकि हमें क्या करना था प्रूफ, हमें √2 ही एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी है। अगर यहाँ पर √3 होता तो हम यहाँ पर 3R ही मानकर चलते। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों ओर का स्क्वायर कर दिया, P² बराबर 4R² आ गया। P² की वैल्यू मुझे पता है क्या है, P² की वैल्यू ये दे रखी है हमें 2Q², हमने यहाँ पर रख दी 2Q²। ठीक है, इसके बाद हमने क्या क्या किया, R² को इधर रखा, 4 को इसके अपॉन में पहुँचा दिया। इसके बाद R² बराबर क्या आ गया, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, Q²/2 आ गया। अब देखो ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। तो जब ये एक दूसरे, ये दोनों P² भी डिवाइड हो रहा है 2 से और Q² भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो यानी कि क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या बचा, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो
अतः इक्वेशन 1 और 2 से P/Q परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर के संकेंद्रीय वृत्त खींचिए। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त होते हैं जिसका केंद्र एक ही होता है। बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से छोटे वृत्त पर एक स्पर्श खींचिए और स्पर्श की लंबाई भी नापिए। तो देखते हैं इसको भी, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें समझाने की। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो ये मैंने डायग्राम बना रखा है ये मैंने रफली बना रखा है, मैंने कोई फिक्स नहीं दूरी माप रखी इसकी। तो यहाँ पर देखिए जो ये बाहर वाला है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर का है, और ये कितने का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। तो पहले इसकी रचना देख लीजिए। 6 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर के दो संकेंद्रीय वृत्त की रचना करते हैं जिनका केंद्र O है। तो मैंने क्या किया, मैंने O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर प्रकार में ये वृत्त खींच लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये 10 सेंटीमीटर दूरी ली प्रकार में, ये 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए बाहरी वृत्त में बिंदु S लिया और OS को मिलाया। मैंने क्या किया, ये बाहरी वृत्त था, इसमें मैंने कोई बिंदु S मान लिया और इस OS को मिला दिया। ठीक है, ये मिला दिया मैंने। अब इसके बाद देखिए OS का व्यास मानकर केंद्र O' वाले वृत्त की रचना की। मैंने क्या किया, OS को पूरे को क्या मान लिया, व्यास मान लिया, और इसका जो मध्य बिंदु था यानी कि आधा, इसको कैसे फाइंड करते हैं, मैंने यहाँ से यहाँ पे प्रकार की नोक रखी और आधे से ज़्यादा दूरी ली प्रकार में, एक यहाँ पे निशान लगा दिया और एक इधर से यहाँ पे निशान लगा दिया, फिर एक इधर से यहाँ पे लगा दिया और एक इधर से यहाँ पे लगा दिया और इसको मिला दिया। तो इसका क्या आ गया, ये मध्य बिंदु आ गया। ठीक है, तो हमने एक वृत्त खींच लिया इसको मध्य बिंदु मानकर, तो यहाँ पर एक मध्य बिंदु आ गया और इसको केंद्र मानकर हमने एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दोनों वृत्त दो बिंदुओं T1 व T2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो एक वृत्त ये रहा रेड वाला और एक ये ब्लू वाला, ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, T1 और T2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके बाद देखिए ST1 व ST2 को मिलाकर स्पर्श रेखाओं की रचना की। देखिए ST1 ये रहा और ST2 ये रहा, इनको मिलाकर हमने स्पर्श रेखा की संरचना की, और इसी के हमसे क्या पूछ रहा है पेपर में, इसकी दूरी पूछ रहा है, इसकी दूरी बताओ कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखूँ तो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखूँ तो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का 10 और ये 6 हो गया, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं 90 डिग्री से एंगल को मान लूँ, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री होगा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो पाइथागोरस लगा देंगे। देखिए कैसे करेंगे, स्पर्श रेखा ST1 व ST2 की लंबाई OT1 बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज OT1S एक समकोण त्रिभुज है। तो OS बराबर हमें कितना दे रखा था, 10, ये रहा देखो OS 10 हो गया, और ये हमें दे रखा है OT1 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पाइथागोरस से निकाल सकते हैं हम, OS स्क्वायर बराबर OT स्क्वायर प्लस ST1 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर प्लस ST1 का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालनी है, ST1 का ही तो वैल्यू निकालनी है। तो ST1 को इधर रखो, मैं इसको क्या करूँगा, इधर लेके आ जाऊँगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या मिल गया, ST1 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन है हमारा,
ये दे रखा है मैं बिंदुओं A1,3 तथा B-4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंत्य विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें दो बिंदु दे रखे और हमें m/n दे रखा है तो हमसे क्या पूछ लेगा, निर्देशांक पूछ लिए। तो कैसे बताएंगे, मैंने मान लिया x3 और y3, तो mx2 + nx1 अपॉन m+n, और y3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, my2 + ny1 अपॉन m+n। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1,3, b की क्या है -4 और 6, और हमें अनुपात क्या दे रखा है 2:1। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, फॉर्मूले में रख दो सारी की सारी वैल्यू, तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो आसानी क्वेश्चन था। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर है, के चाप PQ तथा AB है। यदि एंगल POQ बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको भी। दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। देखिए अगर मैं क्या करूँगा, तो अगर मैं QOP माइनस BOA कर दूँ तो ये बच जाएगा, और यही हमें बताना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड QOP का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड BOA का क्षेत्रफल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, R1 7 सेंटीमीटर, R2 3.5 सेंटीमीटर फॉर्मूले में रख दो इसमें। तो क्या आ जाएगा, देखो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr1² माइनस θ/360 × πr2²। दोस्तों इसमें सारा कॉमन है, ये वाला और ये वाला, तो मैंने कॉमन ले लिया, r1² माइनस r2², ये बच गया। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 30 डिग्री दे रखी है, तो 30 डिग्री यहाँ पे लिख दिया, अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और r1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर, r2 की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर। इनको एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, और मैंने इनको सोल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया देख लीजिए आप, 77/8 आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये 4 ही क्वेश्चन सोल्व कराए मैंने। अगली वीडियो में हम 5वां, 6ठा, 7वां क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं आज इतना ही रखता हूँ। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।